मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। प्रांतीय स्वायत्त राज्य मुगल साम्राज्य, जिसने अपनी विशेषताओं से संपूर्ण मध्ययुगीन भारत को प्रभावित किया, कि उत्तरोत्तर शिथिल होते रहने पर एक प्रकार से राजनैतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी। इसी दौरान भारत के कुछ प्रमुख स्वतंत्र राज्य स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मुगल बादशाह मुहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क ने 1724 ईसा में की। मुहम्मद शाह ने 1724 ईसा में चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद में था। 1722 ईसा से 1724 ईसा तक वह मुगल साम्राज्य का वजीर रहा, किंतु सम्राट के ढुलमुल रवैये से तंग आकर वह दक्कन वापस चला गया तथा स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुहम्मद शाह ने मुबारिज खां को आदेश दिया था कि वह निजाम को जीवित अथवा मृत पकड़े। 1724 ईसा में सकूर खेरा के युद्ध में चिनकिलिच खां ने मुबारिज खां को पराजित कर मार डाला। मजबूर होकर मुहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया तथा उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेले जली की सहायक संधि के अंतर्गत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। अवध पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। ईरानी गुट के सआदत खां बुरहान उल मुल्क 1722 से 39 ईसा को मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, जिसने 1722 ईसा में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की। 1723 ईसा में सआदत खां ने राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेद नहीं किया तथा जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। 1739 ईसा में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। सआदत खां ने ही दिल्ली पर आक्रमण के लिए नादिर शाह को प्रेरित किया था। नादिर शाह ने सआदत खां से 20 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसे पूरा न कर पाने के कारण ही 1739 ईसा में उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। सआदत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। 1742 ईसा में सफदरजंग ने कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार कर लिया। 1744 ईसा में मुहम्मद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। सफदरजंग ने फर्रुखाबाद के बंगस पठानों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। 1773 ईसा में बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। 1754 ईसा में अवध में इसकी मृत्यु हो गई। 1754 ईसा में सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब और मुगल साम्राज्य का वजीर बना। उसने बक्सर युद्ध में हिस्सा लिया तथा 1774 ईसा में रोहेलों को परास्त कर रोहेलखंड पर अधिकार कर लिया। 1775 ईसा में इसकी मृत्यु हो गई। 1775 ईसा में फैजाबाद की संधि के बाद आसफ उद-दौला अवध का नवाब बना। यह अंतिम अंग्रेजों के साथ हुई थी। यह संधि अंग्रेजों के साथ हुई थी। अवध का अगला नवाब सआदत खां हुआ, जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसे फरवरी 1856 ईसा में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर अधिकार कर लेने के बाद कलकत्ता भेज दिया गया। कर्नाटक सादतुल्ला खां द्वारा 1720 ईसा में कर्नाटक की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की गई, जिसकी राजधानी अर्काट में बसाई गई। कर्नाटक पहले दक्कन में मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था, जिसका प्रयोग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में किया। सादतुल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को हैदराबाद के निजाम की अनुमति के बिना ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मराठों ने 1740 ईसा में दोस्त अली की हत्या कर दी। दोस्त अली का उत्तराधिकारी
सफदर अली बना। लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान के साथ गुप्त और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी ओमदुद उल उमीर से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। राजपूत राज्य। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर प्रमुख राजपूतों ने अपने को केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र कर लिया। बहादुर शाह प्रथम ने 1708 ईसा में जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह ने अधीनता तो स्वीकार कर ली, परंतु शीघ्र ही उसने जयसिंह द्वितीय तथा दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध एक गठजोड़ बना लिया। 1714 ईसा में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया। पराजित होकर अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर से करना पड़ा। 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में सवाई राजा मिर्जा जयसिंह का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर शहर की स्थापना की। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन तथा मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं वेधशाला बनवाई। इन्होंने जिज मोहम्मद शाही खगोल पिंडों की गति के नामक सारणियों का सेट तैयार किया। जिज मोहम्मद शाही सारणियों का एक सेट था जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिलती थी। इन्होंने न्यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों को बनाने तथा उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जयसिंह एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जिसमें लड़की के विवाह में किसी राजपूत को अत्यधिक व्यय करने पर बाध्य न होना पड़े। 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय भी जयसिंह को दिया जाता है। रुहेलखंड। वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मुहम्मद खान ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो उत्तर में कुमाऊं तथा दक्षिण में गंगा नदी तक फैल गया। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों ने 1714 ईसा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे मोहम्मद खां बंगस ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और फर्रुखाबाद नगर की नींव रखी। भरतपुर। दिल्ली, मथुरा तथा आगरा की समीपवर्ती क्षेत्रों में जाट लोगों का निवास था। ये मूलतः समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले जमींदार थे। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। प्रथम विद्रोह तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईसा में किया। यह विद्रोह असफल रहा। आगे चलकर चूड़ामन आदि जाट नेताओं ने जाटों को संगठित किया। चूड़ामन 1890 से 1721 ईसा। चूड़ामन ने 1700 ईसा में भरतपुर राज्य की नींव डाली। उसने थीम नामक स्थान पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया तथा मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 ईसा में जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने इसके विरुद्ध अभियान चलाया तथा दुर्ग जीत लिया। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। बदन सिंह 1721 से 56 ईसा। बदन सिंह ने दीघ, कुंबेर, वेद तथा भरतपुर में 4 दुर्ग बनाए। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और इसके साथ महेंद्र शब्द को भी जोड़ा। सूरजमल 1756 से 63 ईसा। इसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। 1763 ईसा में इसकी मृत्यु हुई। जवाहर सिंह 1764 से 68 ईसा। इसकी मृत्यु के बाद क्रमशः रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह तथा रणधीर सिंह शासक हुए। मैसूर 1565 ईसा में तालीकोटा का निर्णायक युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। उसके अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। 18वीं सदी के आरंभ में नंजराज सर्वाधिकारी तथा देवराज दुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी। इस प्रकार वहां का राजा चिक्का कृष्णराज कठपुतली शासक मात्र रह गया था। इसी दौरान हैदर अली नामक एक योग्य सैनिक नंजराज की सेना में भर्ती हुआ जो अपनी योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का शासक बन गया। मैसूर के प्रमुख शासक हैदर अली 1760 से 82 ईसा। 1722 ईसा में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण परिवार में जन्मे हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी से शुरू किया था।
हैदर के पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के किले में सैनिक अधिकारी थे। हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंजराज ने 1755 ईसा में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में 1755 ईसा में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहीं रहकर हैदर अली ने आसपास के क्षेत्रों को लूटकर धन एकत्रित किया और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। 1760 ईसा में वह मराठों द्वारा पराजित हुआ, लेकिन शीघ्र ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। 1760 ईसा में उसने मैसूर की सत्ता पर नंजराज को हटाकर कब्जा कर लिया तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम इरिंगापट्टनम में स्थापित की। 1764 ईसा में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया। सवानूर के दक्षिण में हलीबरी के मैदान में मराठों से हैदर अली का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप मार्च 1765 में उसने मराठों से एक संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार उसे बूटी तथा सवानूर के किले और 32 रुपये लाख मराठों को देने पड़े। 1782 ईसा में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली ने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान दिया था। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि में कैदियों की अदला बदली तथा विजित स्थानों के आपसी बदलाव की व्यवस्था थी। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को इस संधि से भारी धक्का लगा, क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने मद्रास के द्वार पर संधि की शर्तें निश्चित की थीं। टीपू सुल्तान 1782 से 99 ईसा। हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान 1782 ईसा में गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में वह अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरा था। थॉमस मुनरो के अनुसार टीपू नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। टीपू ने नए कैलेंडर तथा सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को लागू किया। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी फ्रांस मैसूर मैत्री का प्रतीक लगाया तथा एक जैकोबिन नामक फ्रांसीसी क्लब का सदस्य बन गया। वह पैदावार का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लेता था। इसके अतिरिक्त उसने 1796 ईसा में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। मंगलौर, मोजीदाबाद, दाजिदाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट डॉकयार्ड का निर्माण भी कराया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। पूर्णिया एवं कृष्णराव इसके 2 प्रमुख हिंदू मंत्री थे। टीपू ने वर्ष और महीनों के नाम में अरबी भाषा का प्रयोग करवाया। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दिया। 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वह श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा। अंग्रेजों एवं मैसूर राज्य के मध्य युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच सत्ता संघर्ष के लिए 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईसा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठों तथा निजाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। तत्पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण किया, परंतु 1767 ईसा में हैदर और निजाम तिरुवन्नमलई संगम में पराजित हुए। निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गया। हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण कर मुंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजों की सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास तक पीछे धकेल दिया। 1769 ईसा में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईसा। 1771 ईसा में मराठा आक्रमण के समय हैदर अली के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि 1769 ईसा की संधि शर्तों का मद्रास सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ। अतएव उसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली।
1773 ईसा में अंग्रेजों ने मैसूर स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए खुली चुनौती थी। जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया। नवाब भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा। परिणामस्वरूप कर्नल वेली व हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं भेजी गईं। टीपू ने इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया। इस तरह हैदर अली ने 1780 ईसा में अर्काट जीत लिया। 1781 ईसा में हैदर का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को परास्त किया, लेकिन इसका आयरकूट को तत्कालिक लाभ नहीं मिला। 1782 ईसा में हैदर अली ने पुनः कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया, किंतु 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध का संचालन कर रहे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 ईसा में बंदी बना लिया। 1784 ईसा तक टीपू ने युद्ध जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों के बीच मंगलौर की संधि की गई। यह संधि अंग्रेजों की ओर से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच मार्च 1784 ईसा में हुई। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिया। मंगलौर की संधि से असंतुष्ट होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईसा। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है तथा टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया है। अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का मुख्य कारण टीपू के छत्राधीन कोचीन रियासत त्रावणकोर के महाराजा द्वारा अपना अधिकार जताना था। यह राज्य अंग्रेजों का मित्र राज्य था, अतः टीपू के आक्रमण के कारण कॉर्नवालिस उससे रुष्ट हो गया। 1790 ईसा में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली और वेल्लोर बंगलौर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया, अतः टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह कथन प्रसिद्ध है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 ईसा में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देने थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईसा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। 1798 ईसा में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1799 ईसा में इसने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर फरवरी 1799 में टीपू और अंग्रेजों के मध्य युद्ध छिड़ गया। 4 मई 1799 को टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों द्वारा आक्रमण कर दिया गया और श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया। टीपू लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट ने किया था। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सफलता के पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली ने दंभ भरे शब्दों में कहा, अब पूरब का राज्य हमारे कब्जे में है।